हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पीसीएस फैक्ट के अगले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगत की क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया पार्ट है, एक नया चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन करके। तो देखिए, रासायनिक बलगत की रसायन विज्ञान का एक हमारे क्लास 12 में जो है एक चैप्टर बनाया गया है। तो क्या होता है रासायनिक बलगत की थोड़ी बारे में इसमें चर्चा करता है, फिर इसके अंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा गया रासायनिक का मतलब होता है यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक समीकरण से मतलब है। और बलगति का मतलब होता है वो मतलब जिस वेग से हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके गति के बारे में ये बात कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिस वेग से होती हैं, अगर हम उस वेग के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं, वह हमारा होता है रासायनिक बलगति। उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। फिर से एक बार, रासायनिक बलगति क्या होता है, जहां हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में और इस वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, दो चीज, कारक के बारे में, वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में और अभिक्रियाओं के वेग के बारे में जहां स्टडी किया जाता है, जहां पढ़ाई की जाती है, वह हमारा रासायनिक बलगति होता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स उसे कहते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में मोटे तौर पर क्या क्या जो है मतलब पॉइंट रखे गए हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है हमें, मैं छोटा सा एक फॉर्मूला बना देता हूँ आपको, ताकि आपको इसका जो है पूरा फिर पता चल जाए कि लगभग इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो रासायनिक बलगति में अंदर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पहले तो चीज यही है, पहली हेडिंग यही पढ़ना होता है। फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ये भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इस कोटि के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और एक होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये दो टॉपिक्स में कवर करना होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है अभिक्रिया की आणविकता के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। आणविकता के बाद हम लोग पढ़ना होता है लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है आरएनएस का समीकरण, आरएनएस का संघट्टवाद का सिद्धांत, या आरएनएस का सिद्धांत, इसी को हम लोग पढ़कर ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है। फिर ये हमारा छोटा सा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर होता है, लेकिन परीक्षा में यहाँ पे 5 नंबर से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर उठ जाते हैं, न्यूमेरिकली बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। तो इतने सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके बहुत प्यार से अच्छे से समझते हैं कि रासायनिक बलगति में जो है कौन कौन से टॉपिक किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, ओके। तो कॉपी और पेन ले लीजिए और तैयार है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ना, फोट डालना बहुत अच्छे तरीके से, ओके। तो ये हम इसको हटा देता हूं और रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को हेडिंग बनाइए आप लोग और इसको पढ़िए, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या इसी को वेग को हम लोग दर भी कहते हैं, दर। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, पहला जो हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोला जाता है। और पहली भी चीज मैं आपको यहाँ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अभिक्रिया के वेग को या दर को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज आपके सामने आ रही है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है उसको किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब ये चीज है क्या, मैं आपके सामने एक छोटा सा जो है प्रयोग करने जा रहा हूँ, उसको अगर आप समझ गए तो आप अभिक्रिया के वेग के बारे में बड़ी आसानी समझ जाओगे। जैसे देखते ही हो आप लोग मैथमेटिक्स में भी वेग के बारे में, चाल के बारे में जो है हमें जो है क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहाँ मान लो लिखा रहता है कि मान लो किसी गाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसको अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो ये 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में वो कोई गाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल बन गई, वह उसकी वेग बन गई। ऐसे ही अभिक्रियाओं के बारे में भी होता है, अभिक्रियाओं से रिलेटेड भी चीज होता है।
यहाँ मतलब मैथमेटिक्स में दूरी में परिवर्तन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में सर सांद्रता में परिवर्तन होता है, बस ये डिफरेंस होता है। और समय यहाँ पर एक होता है, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकंड हो। ऐसे अब रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में भी हम 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 वर्ष, 1 महीने के सापेक्ष सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा अभिकारक के या उत्पाद के, वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसे आप समझोगे। मैंने मान लिया कि हमारे पास मान लो रिएक्शन है जिसमें ए से बी, ए अभिकारक है और इसमें बी क्या है, उत्पाद है। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक है आपका ए और बी आपका है उत्पाद, ये आपका है उत्पाद। अब मान लो ए की मात्रा हमने अपनी मर्जी से डिफाइन किया कि अभिकारक जो ए है इसकी मात्रा क्या है, 100 यूनिट्स। अभी ए की जो कुल मात्रा ली गई है 100, तो बी की मात्रा बताओ कितनी, अभी मान लो हो गई 0। कब, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तब, उसको समय मान लो 0 है। t = 0 पे अभिकारक ए की जो मात्रा है वो 100 और बी की जो मात्रा है वो आपके पास अभी 0 है, क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उत्पाद की मात्रा 0 रहेगी। ओके, मान लो हमने जो है ले लिया कोई ये समय पार्टिकुलर कि t = 10 सेकंड पे, t = 10 सेकंड पे अभिकारक जो A की मात्रा है वह मान लो 80 हो गई, बची 80 बची। तो बताओ उत्पाद कितना बना, बोलिए 20 हो गया। अब फिर से एक बार मान लो t = 30 पे, 20 पे मान लो, मैं 20 पे A की जो मात्रा है वो मान लो 60 बची, 60। तो B की मात्रा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 40 हो जाएगी। ऐसे ही और भी समय लेते चलो, मान लो 30 सेकंड पे देख लिया मैंने, तो इसकी मात्रा हो गई 40 और यहाँ बना मात्रा, उत्पाद की बना मात्रा कितना हो गई 60। ऐसे ये चलता जाएगा रिएक्शन, और जो ए की जो मात्रा है वो एक समय के बाद 0 हो जाएगा और बी की जो मात्रा है वो 100, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो ए की सांद्रता लगातार घट रही है और बी की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। सर ये इसको सांद्रता बोलते हैं। अभिकारक की जो मात्रा होती है ना, अभिकारक या उत्पाद की केमिस्ट्री में जो मात्रा होती है उसको हम लोग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बोलते हैं। तो ए की अभिकारक ए की सांद्रता घट रही है, उत्पाद बी की सांद्रता बढ़ रही है। अब हमें आप बताओ, ये जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ये जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ये बताओ प्रति सेकंड, अगर यहाँ समय सेकंड में लिया गया है तो 1 सेकंड में कितने का परिवर्तन हो रहा है, आप खुद बता दो। अगर आपने बता दिया कि प्रति सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो सर वही अभिक्रिया का वेग बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभिकारक अभी 100 है, हुआ कितना बाद में 80, इसके बीच में समय कितना लिया 10 सेकंड। तो अगर 10 सेकंड में सांद्रता में परिवर्तन कितने का हो रहा है 20 का, देखो यहाँ पे 100 से 80 पे गया तो परिवर्तन कितने का आया 20 का, और समय कितना लिया इसमें 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में अगर 20 सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में सांद्रता में 2 का परिवर्तन होगा। तो जो 2 आया है वही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा 2। अभी मैं इसकी मात्रा की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभिक्रिया के वेग से आप समझते क्या हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया कि मान लो कोई गाड़ी है, उसका वेग मान लो 60 किलोमीटर/आवर है, तो यहाँ समय देखो 1 घंटा है, यानी समय को हमेशा इकाई माना जाता है, यूनिट माना जाता है। इकाई समय अंतराल में जो भी परिवर्तन होगा, अगर दूरी में परिवर्तन हो गया तो वह वेग बन जाता हमारे किसी साधन का, किसी गाड़ी का। ऐसे ही इकाई समय अंतराल में, यहाँ मैंने आपसे पूछा था 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 सेकंड में 2 का परिवर्तन हो रहा था। तो जितना भी परिवर्तन होगा इकाई समय अंतराल में वही अभिक्रिया का वेग बनेगा। अब वो परिवर्तन चाहे 1 सेकंड में हो, चाहे 1 मिनट में हो, चाहे 1 घंटे में हो, तो ये आपके लिए है अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या बनती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। अब मैंने इसको आपको समझाया ही है, तो इससे आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हो अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो वेग की डिफिनीशन, रेट की डिफिनीशन क्या होती है, इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में किसी अभिकारक व उत्पाद दोनों की सांद्रता से आप वेग निकाल सकते हो। इकाई समय अंतराल में किसी अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की वेग कहलाती है। अभिक्रिया की वेग
कहलाती है। ये अभिक्रिया की वेग की मैंने डिफिनेशन लिख दिया, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, ठीक है ना। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगे हाथ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको नोट करिएगा, और चलिए हम लोग इसका सूत्र बना लेते हैं तुरंत, ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग के लिए जिस पर हमें न्यूमेरिकल लगाना होता है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जो है इस पर फार्मूला हम बनाते हैं, आपको देखो वेग का परिभाषा तो लिख दिया मैंने, अब फार्मूला क्या होता है आर। अभी आप लिखे थे अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो ऊपर आप लिख दीजिएगा अभिकारक व उत्पाद, दोनों में से कोई एक, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे आप लिखिए बटे करके, बटे क्या था समय अंतराल, तो नीचे लिख दिए समय अंतराल, जो भी समय लग रहा है वो समय अंतराल। अब मैं दोनों चीजें आपको करके बता रहा हूं, देखना। ये तो इसकी फार्मूला हो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आर वेग बराबर, अगर आप अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हो तो अभिकारक की सांद्रता में तो अंतिम सांद्रता को पहले लिखना, यानी R2 पहले रहेगा तुम्हारा। देखो अभिकारक रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट नहीं अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता माइनस सांद्रता को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। देखो ये जो बड़ा कोष्ठक लगाया गया है ये सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, और ये R अभिकारक को प्रदर्शित कर रहा है, R2 माइनस R1 बड़े कोष्ठक के अंदर, और नीचे जो भी समय अंतराल रहेगा डेल्टा टी कर देना है, मतलब ये भी T2 माइनस T1 ही है। इसको चाहो और शॉर्ट में लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा और कोष्ठक में R, तो ये अब बटे यहाँ हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये सर आपका अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग हो गया, ये एक पर एक बन गया, ये एक जो है छोटा सा फार्मूला बना। अब आप उत्पाद की भी सांद्रता पे कर सकते हो, उत्पाद की सांद्रता में जैसे लिख सकते हो वेग, तो R बराबर ऐसे आप सांद्रता का चिन्ह लगाइए, और ये हो जाएगा आपका R P2 और माइनस यानी अंतिम सांद्रता और उत्पाद की फिर प्रारंभिक सांद्रता, अब बटे फिर क्या कर दिए डेल्टा टी कर दीजिए। इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, और ये P मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये आपका जो है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से आप अभिक्रिया का वेग निकाल लिए, और दोनों का उत्तर सेम आएगा, बस एक चीज का डिफरेंस मिलेगा आपको, और वो क्या, ये चिन्ह साइन में। बड़ी मजेदार चीज फिर से आपके लिए बता रहे हैं कि जब आप अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, और उत्पाद की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन दोनों का परिमाण सेम रहेगा, बस चिन्ह अलग आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। अब इसका कारण तो आपको पता ही है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया था कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है। तो जब अभिकारक की सांद्रता घटती है, इस वजह से जब अभिकारक की सांद्रता से हम वेग को निकालते हैं तो वह निगेटिव आता है, और ये बढ़ता है, उत्पाद बनता है तो ये बढ़ता है, इस वजह से ये पॉजिटिव आ जाता है। और वेग चूंकि निगेटिव होता नहीं है, किसी भी चीज का वेग निगेटिव लिखा नहीं जाता है, तो इस वजह से हम अभिकारक की सांद्रता के आगे पहले से ही माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब ये हो गया पूरा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था, मैंने इसको पॉजिटिव करना था, इस वजह से मैंने माइनस लगा दिया, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, इसी वजह से माइनस लगाया गया। ये माइनस चिन्ह आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जब होता है तो वह नेगेटिव होता है, यानी घटता है, अभिकारक की सांद्रता घटती है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन लगाया गया है ताकि वेग क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक, तो ये रहा अभिकारक की सांद्रता से और उत्पाद की सांद्रता से अभिक्रिया के वेग को कैसे निकालोगे। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की, अभिक्रिया के वेग की मात्रा क्या होती है। देखो यूनिट्स क्या बनेगा इसका, तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी। देखो अभी इसके ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देंगे लगाने के लिए, मजेदार क्वेश्चन, जो कि 1-2 नंबर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है अक्सर जो है एग्जाम में। 2017 में भी आया था कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था, तो वो भी क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा लगाने के लिए। ये अभिकारक की सांद्रता है या उत्पाद, दोनों से मात्रा निकाल सकते हो किसी से भी। देखो ये सांद्रता की यूनिट क्या होगी, देखो आर की यूनिट मुझे निकालनी है, आर की यूनिट की बात कर रहा है। सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो जाएगा मोल पर लीटर, ये मान लीजिए सांद्रता की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे बच्चा भी समय है, हेलो नीचे भी समय है, तो समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड,
अब सेकंड को अगर ऊपर ले गए आप तो R इक्वल टू जाएगा मोल इंटू मोल पर लीटर, और सेकंड को ले जाओगे तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव, तो हो जाएगा पर सेकंड। तो इस प्रकार से हमें जो है रेट की यूनिट मिल गई। अभिक्रिया के वेग की जो है यूनिट मात्रक मिला कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से मैंने भी आपको अभिक्रिया के वेग के बारे में बताया। अभिक्रिया के उसी को दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और होता क्या है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो, तो इकाई समय अंतराल में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं अभिकारक की सांद्रता पे जब वेग को निकालते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है इस वजह से माइनस लगा दिया गया ताकि वेग क्या हो जाए पॉजिटिव, क्योंकि वेग नेगेटिव नहीं होता है। और इसकी यूनिट की चर्चा किया मैंने, तो वेग की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, बोलिएगा मत, ठीक। तो ये रहे आपके बारे में इतनी चीज। अब अभिक्रिया का जो वेग होता है स्टूडेंट्स, आपके जो है बुक्स में अभिक्रिया के वेग को हम लोग 2-3 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला तरीका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभिक्रिया के वेग जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है, एक तो औसत वेग होता है और दूसरा जो होता है आपका तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभिक्रिया का वेग 2 प्रकार का, उसमें से पहला जो आपका होता है अभिक्रिया के वेग के प्रकार में अगर हम पढ़े प्रकार में, तो प्रकार जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक जो होता है औसत वेग एवरेज स्पीड, औसत वेग, और एक जो होता है आपका तात्क्षणिक वेग। इसको बोलते हैं औसत यानी एवरेज स्पीड, यानी RAV से डिनोट कर देते हैं इसको RINES इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इसमें सबसे पहले हम औसत वेग को पढ़ते हैं कि अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे पता किया जाता है। तात्क्षणिक वेग को तो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ और आपके लिए औसत वेग को जो है मैं आसान बनाता हूँ कि एवरेज स्पीड कैसे किसी भी अभिक्रिया का निकाला जाता है। वैसे बड़ी मजेदार चीज होती है औसत वेग। देखिए एवरेज स्पीड, औसत वेग, हेड बनाइए आप लोग, औसत वेग एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यानी औसत वेग के बारे में देखो क्या होता है। फिर से वही चीज एग्जाम्पल में कि मैंने एक A और B अभिकारक A लिया और उत्पाद B हमारा बन रहा है, ठीक है। इसमें A से जब B बन रहा है तो कुछ समय लिया होगा, और अगर ये समय लिया है तो उस समय कुछ मान लीजिए आप जो भी समय लिया होगा। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब भी ये अभिक्रिया हो रही है तो A की सांद्रता घट रही है और B की सांद्रता आपकी क्या हो रही है बढ़ रही है। ये तो आपको भी मैंने एक एग्जांपल में करके बताया था कि जो B होता है, B की जो सांद्रता होती है वो बढ़ती है और A की सांद्रता होती है घटती है। तो किसी भी रासायनिक जो भी अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, उस केमिकल रिएक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे जैसे अभिक्रिया होती है तो A की सांद्रता घटती है और B की सांद्रता बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया का वेग जो है कभी घट रहा होता है तो कभी बढ़ रहा होता है, बीच बीच में ऐसा होता है। तो औसत वेग इसके लिए नहीं होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग वह वेग होता है जो पूरे अभिक्रिया के दौरान एक समान रहे, पूरे रिएक्शन के दौरान एक समान रहे। ऐसा नहीं है जैसे कि अभी इसमें बताया गया है, जिसमें दिख रहा था कि A की सांद्रता घट रही थी और B की बढ़ रही थी, तो अभिक्रिया का वेग मतलब लगातार घट रहा होगा धीरे धीरे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही होगी। लेकिन औसत वेग के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है, ये कॉमन सेंस की चीजें होती है। एवरेज स्पीड किस, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हो, मान लो 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हो, तो उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 0 भी हो जाती, कहीं रुक भी जाते हो, कहीं 20 हो जाती, कहीं 25 हो जाती, तो कहीं अच्छा अगर रूट मिल जाता तो आप 60 और 60, 50 इस प्रकार से 70 तक चले जाते हो। तो आपकी स्पीड पूरे डिस्टेंस के दौरान अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपकी स्पीड कितनी थी जब आपने पूरी दूरी तय की, तो आप ऐसा थोड़ी ना बताते हो कि मेरी स्पीड कहीं जो है 20 थी भैया, कहीं 0 थी, कहीं 40 थी, कहीं 60 थी, ऐसा नहीं बताते हो। एक आप सामान्य स्पीड बताते हो कि लगभग भैया मैं 40 या 50 की स्पीड से आया हूँ। लेकिन हकीकत बताओ, क्या आप पूरे रास्ते में 40 या 50 पे ही गाड़ी चला रहे थे? नहीं, वो जो आप स्पीड बता रहे हो ना, अनुमानतः कि लगभग ये स्पीड मेरा पूरे दूरी के, जब मैं पूरी दूरी तय कर रहा था तो लगभग यही स्पीड मेरा लगभग समान रहा होगा। तो वो जो स्पीड बताते हो उसी को हम लोग औसत स्पीड कहते हैं, यानी औसत वेग कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो औसत वेग क्या होता है
अब लिखता हूं मैं इसको औसत वेग के बारे में। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत वेग कहलाती है। ये अभिक्रिया की औसत वेग की डिफिनेशन आप लिख सकते हो। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक व उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की क्या कहलाती है? औसत वेग कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। और एवरेज स्पीड पूरे अभिक्रिया के दौरान एक समान रहती है। इसी वजह से आगे चल के हम कहते हैं ना औसत वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग नहीं होता है, क्योंकि औसत वेग हमेशा समान ही रहता है। और ऐसा है, ये होता ही नहीं है कि कोई वेग हमेशा एक समान ही रहे, तो वास्तविक वेग नहीं होता है। वास्तविक वेग तो आपका जो मैंने दूसरा लिखा था तात्क्षणिक वेग वो होता है, लेकिन अब है इसी पे क्वेश्चन बनते हैं तो इस वजह से हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको। तो अभिक्रिया का औसत वेग ये हो गया। इसे RAV से प्रदर्शित करते हैं, औसत वेग को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूले की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मूला कैसे लगाओगे इस पर क्वेश्चन को? तो RAV बराबर कह रहा है किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक व उत्पाद दोनों की सांद्रता परिवर्तन। तो आप चाहे वो जो पहले वाला लिखे थे आप, तो सांद्रता अगर मान लो अभिकारक की लिख रहे हो तो R2 - R1 और बटे T2 - T1 निश्चित समय जो अंतराल है समय अंतराल मान लीजिए, और यहाँ क्या लगा दीजिए माइनस, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया का औसत वेग, ऐसे आप उत्पाद की भी सांद्रता से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर देना P2 और माइनस P1 और नीचे आप क्या कर दें T2 - T1। तो ये अभिक्रिया का आपका क्या बन गया? आपको उत्पाद की सांद्रता से अभिक्रिया का औसत वेग आ गया और ये अभिकारक की सांद्रता से आ गया, ठीक। तो ये रहा। अब इस पर देखो क्या होता है, अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है, जैसे मैंने रिएक्शन लिख देना एक अभिक्रिया मान लो A से B वही बन रही है, तो इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना हो अभिकारक A के सापेक्ष और B के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष निकालना हो, अभिकारक A के सापेक्ष और उत्पाद B के सापेक्ष, तो कैसे निकालोगे? तो बड़ा सिंपल है, ऐसे दे सकता है आपको। तो अगर आपको अभिकारक के सापेक्ष से निकालना है तो R लिखिए RAV बराबर अभिकारक आपका A है तो A लिख दीजिए बड़े क्वेश्चन में A, और नीचे क्या कर दीजिए डेल्टा T, जो भी समय पता नहीं हमें तो डेल्टा T कर दीजिए, और यहाँ आगे आप डेल्टा लगा दीजिए, अभिकारक की सांद्रता में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ अभिकारक है तो एक चीज मिस मत करेगा, यहाँ माइनस साइन जरूर लगा दीजिएगा, और बराबर अगर आप उत्पाद की सांद्रता पे निकाल रहे हो तो इसको डेल्टा B कर दीजिए, डेल्टा B, और यहाँ नीचे का डेल्टा T। तो ये जो आपको बन रहा है ये अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिख दिया, अभिक्रिया के वेग का औसत समीकरण लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो वेग समीकरण इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर सुनिएगा। देखो यहाँ पे A अभिकारक है B उत्पाद है, दोनों की देखो स्टोइकियोमेट्री सेम है, स्टोइकियोमेट्री यहाँ एक है और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री एक है। रस समीकरण में जहाँ जो आगे अंक लगते हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो इसकी भी स्टोइकियोमेट्री एक है, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री एक है। तो जब रस समीकरण समान होता है तो अभिक्रिया के वेग को ऐसे भी तो आसान सही हो जाएगा। बट अगर स्टोइकियोमेट्री अलग अलग हो गई ना तो थोड़ा सा इसको जो है फॉर्मेट को जो फॉर्मेट लिखा गया है थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वो रस समीकरण पर डिपेंड करता है। रस समीकरण बदलती है तो औसत वेग चेंज हो जाता है, लेकिन औसत वेग चूंकि बराबर ही होता है, हमेशा समान रहता है, तो समान करने के लिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर किया जाता है। देखो कैसे किया जाता है। ये एक रिएक्शन है A गिव्स आउट B, अब इसकी मात्रा मान लो 2 है, ये मान लो इसका 2 मोल खत्म हो रहा है तो इसका 3 मोल बन रहा है। देखो स्टोइकियोमेट्री अलग अलग आ गई, भिन्न भिन्न हो गई। अब इसका हम पूछ रहा आपको औसत वेग लिखने के लिए, तो आप बड़ा सूक्ष्म से ध्यान दीजिएगा। इसका औसत वेग लिखना है, कैसे लिखोगे? तो RAV या वेग समीकरण लिखना है, ऐसे लिख देना। अभिकारक से अगर लिख रहे हो तो डेल्टा A जो भी बताया हूँ और बटे डेल्टा T कर देना, और यहाँ आगे क्या कर देना माइनस लगा देना क्योंकि अभिकारक है, बराबर उत्पाद की सांद्रता फिर करोगे तो डेल्टा B और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा T।
ये हो गया, यहाँ माइनस मत लगाना क्योंकि ये उत्पाद है बढ़ रहा है। अब ये चीज सही होती है आपका कब, जब ये स्टोइकियोमेट्री सेम रहता तब, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो ये गलत हो जाएगा। तो करना क्या होता है, बस थोड़ा सा काम, बस कुछ नहीं याद रहे, जो भी स्टोइकियोमेट्री दिया रहता है उस स्टोइकियोमेट्री से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्री 3 है तो ये 1/3 कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। ये आपका जो आ रहा वेग समीकरण ये एकदम सही है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण ऐसे ही लिखा जाए। ठीक, तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, तो मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको लगा के आइएगा। ये मैंने दिया ए स्मॉल ए है, मान लो यहाँ पे स्मॉल ए और प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, ए गिव्स आउट सी और कैपिटल सी प्लस डी स्मॉल डी। इस अभिक्रिया का आपको क्या लिख के दिखाना है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण आपको लिख के दिखाना है, और लिख कर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं जरूर आऊँगा और आप इसको करके बताइए, देखिएगा। यही क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने।